आज ये जो मंडे नाइट ड्रॉ हुई है, ये पता है किन फैंस के लिए है? जो एकदम कट्टर वाले WWE फैंस हैं। क्यों, वो अभी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। बहुत कुछ ओपिनियन है मेरे शो के बारे में, बस वीडियो को आप लोग पूरा देखना और लाइक भी कर देना, थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है सैमी ज़ेन के साथ। सैमी ज़ेन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है। अपने सऊदी अरेबिया के मैच के बारे में बोलते हैं कि भाई इस मैच में मेरे पास बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि ट्रिपल थ्रेट मैच है, तो जरूरी नहीं कि कोई बंदा मुझे पिन करे तभी मेरे पास से जो चैंपियनशिप है वो जाएगी। और वो बोलते हैं चैट गेबल के साथ मेरा पर्सनल इशू है, ब्रॉन्सन रीड के साथ वो प्रोफेशनल इशू, जैसे उन्होंने बात करी थी उस चीज को रिपीट करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी क्या बोले, मतलब कुछ तो उन्होंने बहुत अच्छी सेइंग बोली कि माइंड, बॉडी और सोल। माइंड वो बोलते हैं चैट गेबल को, बॉडी वो ब्रॉन्सन रीड के लिए बोलते हैं और खुद को वो सोल बोलते हैं। अब ऐसा बोलने के बाद वो कहते हैं भाई मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ही वॉकआउट करने वाला हूँ क्योंकि इस टाइटल के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। चैट गेबल का म्यूजिक प्ले होता है, चैट गेबल के साथ उनकी पूरी अल्फा अकेडमी निकल के आती है और वो क्योंकि मैनिपुलेटिव बोला होता है चैट गेबल को सैमी ज़ेन ने, तो जो चैट गेबल है वो बोलते हैं यार मैंने तुझे कोच किया, अगर मैंने तुझे कोच ना किया होता तो शायद तू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ना बनता। इन तीन गधों को अभी मैं स्टिल कोच कर रहा हूँ, जिसमें मैक्सिन की बात कर रहे थे, अकीरा टोजावा की बात कर रहे थे, ओटिस की बात कर रहे थे, और बोलते हैं कि मैं तो टू नाइस हूँ। उसके बाद फिर से उनको गरियाने लग जाते हैं चैट गेबल की इन सारी चीजों को देख के। सैमी ज़ेन बोलते हैं यार मेरा एक सवाल है। चैट गेबल बोलते हैं हाँ भाई पूछो, बताओ क्या पूछ रहे हो। तो वो सैमी ज़ेन कहते हैं मैं तेरे से सवाल नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि तुम कितने टाइम तक और इस गधे को सहने वाले हो जो तुमको बातें बोलता रहता है। इसके बाद चैट गेबल बोलते हैं कि भाई ये बातें सब छोड़, मैं तो इस सऊदी अरब में पिन करके जाऊंगा और ना सिर्फ मैं तेरा टाइटल लूंगा, मैं तेरी सोल भी लेने वाला हूँ। सैमी ज़ेन के अंदर थोड़ी सी गर्मी आ गई, बोलते चल भाई अभी आजा, अभी दिखा दे अपना जलवा, सिंगल्स मैच कर लेते हैं। इन्होंने बोला और मैच शुरू भी हो गया इन दोनों के बीच में। अब इस मैच के ऊपर फोकस मत करना आपकी मैच में क्या हुआ, ये इस स्टोरी लाइन में जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के अराउंड है एक अपनी वन वे वाली जो अलग स्टोरी लाइन है जो चलती है ये सैमी ज़ेन और चैट गेबल की, वो अलग है। और उसमें कैसे अल्फा अकेडमी के जो बंदे हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है उसकी स्टोरी लाइन है। पहले मैक्सिन को बोलते हैं कि भाई चैट गेबल को थप्पड़ क्यों नहीं, ये सैमी ज़ेन को थप्पड़ क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं। तो मैक्सिन को और अकीरा टोजावा को तो उन्होंने वहां से भगा ही दिया। उसके बाद भाई वो ओटिस से भी यही चाहते हैं कि ये जो है थोड़ा सा तोड़े फोड़े सैमी ज़ेन को जब तक मैं रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं। और ये देख के तो इतनी स्टूपिडिटी लग जाएगी ना आपको, लिटरली यही वो क्लिप्स होती हैं जिनको काट काट के इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि देखो भाई WWE फेक है, क्योंकि उसमें क्या है साफ दिख रहा है और रेफरी इतना टाइम तक बिजी कैसे हो सकता है चैट गेबल के साथ। वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मतलब चलो स्टोरी के हिसाब से दिखाना था लेकिन भाई थोड़ा सा सेंस बनाते हुए दिखाओ तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। बट एंड में ओटिस ने अटैक कर ही दिया जो सैमी ज़ेन है उनके ऊपर, और चैट गेबल ने केओस थ्योरी लगा के पिन भी कर दिया इसमें सैमी ज़ेन को जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। तो मुझे यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम लगी, एक तो रेफरी वाला स्पॉट, दूसरा कि सैमी ज़ेन पिन हो गए हैं। मतलब चैट गेबल को देख के एक तरफ तो लग रहा है कि भाई ये बंदे के अंदर वो गर्मी से पागलपन नहीं लग रहा, मतलब सीरियस नहीं लग रहा चैट गेबल, पता नहीं मुझे ऐसी क्यों वाइब आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार है, लेकिन वो जो शुरू में लग रहा था कि भाई बंदा हील हो गया अभी पागल हो जाएगा बहुत वैसे दिखेगा, वैसा नहीं है। स्टिल इसको थोड़ा दवा दवा सा दिखा रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ी वो पहले वाले कैरेक्टर में जैसे लेके जाते मुझे लगा वहां से थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हुई है। स्टिल जो पहले कर रहे थे चैट गेबल उससे बढ़िया है, तो ऐसे इसमें कोई और कंप्लेन करने वाली बात नहीं है। बट बाद में जाके हमने देखा कि चैट गेबल मतलब ये जो ओटिस हैं उन्होंने सॉरी बोला सैमी ज़ेन को जाके, तो सैमी ज़ेन बोलते भाई वो बंदा गलत है उससे दूर हो जा। उसके बाद क्योंकि ओटिस है दिल के भले आदमी, वो जाके चैट गेबल को भी बताते हैं कि यार मैंने उसको सॉरी बोल दिया। बट खैर इन सारी बातों को रफा दफा करके जो बातें स्टिल ऐसे चल रही थी कि चैट गेबल प्रिपेयर कर रहे हैं ओटिस को कि भाई तू भी मेरे साथ सऊदी अरेबिया चलेगा, हम इस बंदे को देख लेंगे, और नो मैटर वॉट वाली बात भी उन्होंने फिर से बुलवाई। और यहाँ पे वो क्रीड ब्रोस के साथ, क्रीड ब्रदर्स के साथ भी खड़े हुए थे, और जो इतने टाइम से स्पेकुलेशन चल रही थी कि ये सारे साथ में आ सकते हैं कहीं ना कहीं, अब आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से वो बात भी क्लियर हो गई है। तो ये स्टोरी बड़ी मस्त चल रही है मंडे नाइट रॉ में। इसके बाद गए शो पर ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एक लोकल टैलेंट का मैच था। सबसे पहले तो ब्रॉन ब्रेकर के दिमाग से ये भूत उतर ही नहीं रहा कि उनको किंग ऑफ द रिंग में क्यों नहीं डाला गया, और इसका सारा जो गुस्सा है उन्होंने इसी मैच में लगा दिया। एक स्पीयर मारा, उसके बाद एक और रिंग साइड पर स्पीयर मारा, उसके बाद जब रेफरी उनको देख रहा होता तब उसके बाद इधर उधर घूम घूम के स्पीयर मारा। पिन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, रेफरी ने बोला भाई ये बंदा तो वैसे ही ढेर हो गया। उसके बाद भी उस बंदे को नहीं छोड़ा, स्टील स्टेप्स के बीच में फंसा के जो चेयर से मारा। उसके बाद एम्बुलेंस में भी उस बंदे को लेके गए हैं। एडम पियर्स पागल हो गया, भाई तू क्या कर रहा है, तू थोड़ा होश में रह ले। लेकिन वही है कि उनको किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर नहीं डाला। तो ये जो इशू है वो ब्रॉन ब्रेकर के साथ चल रहा है। एक ट्रू फोर्स, एक ब्रूट फोर्स, भाई कौन सा क्या बोलूं मैं, ऐसा दिखा रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर को, और इससे बढ़िया ब्रॉन ब्रेकर के लिए इस टाइम पे कुछ हो नहीं सकता।
सकता है। इवन बैक स्टेज भी रिकोशे के ऊपर भी उन्होंने स्पीयर मार दिया। बिल्कुल क्रेजी जो डॉग है वो बन चुके हैं इस समय ब्रॉन ब्रेकर, और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जब इनको पहली लेजिट फ्यूड के अंदर डालेंगे तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा ब्रॉन ब्रेकर के लिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ इधर भटक रहे हैं ऐसे। तो सोचो जब उनको एक फ्यूड में डालेंगे तो उसको देखने में कितना मजा आएगा। और बाकी बंदे तो हैं ही मेन रोस्टर में बहुत, जैसे अगर ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ करवा दिया, अगर ब्रॉनसन रीड के साथ करवा दिया तो इसको देखने में फिर बहुत मजा आएगा। इसके बाद लायरा वाल्किरिया वर्सेस इयो स्काई का मैच था। ये सेमीफाइनल था क्वीन ऑफ द रिंग के लिए, और थोड़ा सा रिजल्ट मुझे शॉकिंग लगा, लेकिन इससे पता चल रहा है कि लायरा वाल्किरिया के लिए मेन रोस्टर में बहुत कुछ तगड़ा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने एंट्री मार ली है फाइनल्स के अंदर, और इस मैच में इयो स्काई हार चुके हैं, जो कि फॉर्मर चैंपियन रह चुके हैं रिसेंटली। इसके बाद हमको बैक स्टेज से सोनिया डेविल भी दिखती है फाइनली, काफी महीनों के बाद। अपनी इंजरी की वजह से वो गायब थी, और जोई स्टार्क शेना बेज़लर को किस तरीके से वो कोच करना चाह रही हैं, जिसमें अभी फिलहाल उन्होंने इंटरेस्ट तो दिखाया, लेकिन बैक स्टेज कैमरा एंगल में देखा कि स्टिल उनके बीच बातें चल रही है, तो शायद यहां से इनका जो कुछ सीन सपाटा है वो हो सकता है। इसके बाद मैच आता है ऑसम ट्रुथ वर्सेस फिन बैलर और जेडी मैकडोना के बीच में, और आर ट्रुथ भाई हमेशा अपने मैच का सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट लेने वाला बंदा होता है, पहले अपनी हरकतों की वजह से, अब अपने मैचेस के अंदर जिस तरीके से उनको बुक किया जाता है, क्योंकि हॉट टैग के लिए आर ट्रुथ को डाला गया। सोचो हॉट टैग कहां ऐसा लग रहा है कि अरे आर ट्रुथ पिट रहा होगा तो मिस आएगा, यहाँ पे आर ट्रुथ ने आके वो जलवे दिखाए, फिर वही जॉन सीना के वो जो मूव्स है वो करते हैं, बहुत स्ट्रांग लग रहे थे यहाँ पर वो मिस से, अगर उसको कंपेयर किया जाए। कार्लिटो आ जाते हैं तो उसको इक्वलाइज करने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन भी आ गए, भगा भगा के तो पहले वो जेडी मैकडोना के पीछे पड़े, और उसके बाद जेडी मैकडोना ने जो फिनिशर है डबल है वो खा लिया आर ट्रुथ से, और ये मैच जो है ऑसम ट्रुथ वाली टीम जीत चुकी है। इवन बैक स्टेज आर ट्रुथ ने एक बार बोला था कि आंड्रे द जायंट होने वाला है उनके लिए, बट वो आंड्रे द जायंट की बात नहीं हो रही थी, वो ब्रॉन स्ट्रोमन की बात हो रही थी। और बाद में जो जजमेंट डे का क्लब हाउस है वहां पर डेमन प्रीस्ट बोलते हैं भाई जेडी मैकडोना अब तो ब्रॉन स्ट्रोमन को चैलेंज करेगा, पता नहीं क्या सोच के ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज देखी, अब क्या इसका सही में सेंस बन रहा है, लेकिन आपको पता है इस समय बैक स्टेज बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही होती है उसके ऊपर कितनी नजर रखनी होती है, क्योंकि वो डेफिनेटली स्टोरी लाइन में प्ले आगे करती है। तो यहाँ पे ऐसा नोटिस किया जा रहा है कि जो डीमन फिन बैलर है उसको टीज कर रहे हैं, और इसका सेंस भी बनता है, क्योंकि फिन बैलर का जो कैरेक्टर भी आपको पता है, अगर उसको कंपेयर किया जाए पहले के फिन बैलर से, जब वो सिंगल्स या सोलो रन में थे तो कितना ज्यादा वो तगड़े लगते थे। तो शायद ऐसा लग रहा है कि लोगों को, मतलब लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि वो टाइम आ गया है, और डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी जो टीजेस हैं उसको देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पीछे से क्लब हाउस के अंदर ये डीमन फिन बैलर जैसा पर्सोना नजर आ रहा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो फिन बैलर है वो अपने डीमन वर्जन में दिखाई दें। कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये पहले भी आ चुका है, मुझे इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर वो पीछे कहीं दिख रहा है तो वो ऐसे तो नहीं होता, ये हमने ट्रिपल एच के टाइम में बहुत बार देखा है। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू हो सकता है प्रिपेयर कर रही है डीमन फिन बैलर के लिए, जो कि फिन बैलर के कैरेक्टर के लिए शायद इसमें बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि जजमेंट डे शायद कुछ टाइम बाद टूटती भी दिखाई दे सकती है, जो ईगो से इस समय भर चुके हैं डेमन प्रीस्ट। इसके बाद शो पर बेकी लिंच आती हैं और वो अपने टाइटल मैच की बात करती हैं जो सऊदी अरेबिया में होने वाला है, और लिव मॉर्गन के बारे में बोलती है यार ये बंदी क्या बोलती रहती है, इसने कभी हराया तो है नहीं मुझे। उसके बाद लिव मॉर्गन आती है और वो अपने पर्पस को क्लियर करती है कि वो इस समय रिवेंज लेने पे निकली है। तो बेकी लिंच कहते हैं चलो भाई फाइनली तुझे पता तो चला कि तू डब्ल्यूडब्ल्यू में करने के लिए क्या आई है, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ एंड होगा जब सऊदी अरेबिया में मैं सिट करूंगी टॉप पे और मैं बनूंगी विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। इसके बाद बेकी ने सीधे ही बोल दिया आजा लड़ने के लिए आजा। लिव मॉर्गन दिखाते हैं कि जैसे कि वो लड़ने के लिए आ रही है, लेकिन उसके बाद वो आती नहीं है वहां पे। तो ये जस्ट हाइप करने के लिए था, कुछ मुझे सही में यहाँ से इंपॉर्टेंट लगा नहीं, ऐसा लगा बस इनको करना था तो बस इन्होंने कर दिया। बैक स्टेज से एक्सेवियर वुड्स वर्सेस कैरन क्रॉस का भी सेगमेंट था, और पता नहीं इनके बीच कुछ तो चल रहा है, मतलब कुछ चल रहा है, मतलब कि शायद स्टोरी लाइन में इनका कुछ एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाने वाली है, और वो फिट भी हो चुके हैं, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमको बैक स्टेज से दिखाया। इसके बाद शो पर आता है नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए मैच, जोई स्टार्क एंड शेना बेज़लर वर्सेस आइवी नायल एंड मैक्सीन वर्सेस केडन कार्टर कटाना चैंस और डेकोटा काय कायरी सेन। मैक्सीन इस मैच की जो अट्रैक्शन थी, क्योंकि जब भी वो रिंग में आती तो लोग उनको देखना पसंद करते हैं। केडन कार्टर कटाना चैंस इनके जो मूव्स हैं बहुत यूनिक होते हैं, मैं तो कह रहा हूं भाई इनको क्यों नहीं पुश करते हैं आगे। बट इस मैच की जो विनर है वो जोई स्टार्क एंड शेना बेज़लर बन चुकी है, और ये सोनिया डेविल से बात भी करे तो शायद इसी चीज से रिलेटेड और भी स्टोरी है यहाँ पे। इसके बाद शो पर हमको बैक स्टेज से ड्रू मैकिंटायर भी दिखते हैं, और ड्रू मैकिंटायर यही बोल रहे थे मुझे शो पर कहीं उन्होंने बुक नहीं किया, पेपर चैंपियन डेमन प्रीस्ट की वो बात करते हैं, तो ये हाइप ही कर रहे हैं भाई। और जैसे मैंने आपको कल परसों वाली वीडियो में बताया था कि जो ड्रू और ये डेमन प्रीस्ट है इनका क्लैश एट द कैसल स्कॉटलैंड में मैच होगा, तो शायद उसकी जो प्रिपरेशन है वहां से शुरू हो भी रही है। अगला और मेन इवेंट होता है शो का जे ओसो वर्सेस गुंथर के बीच में, जो भी यहाँ पे जीतेगा वो सीधा एंट्री मार लेगा किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में, यानी कि वो सऊदी अरेबिया पे जाने वाला है। सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ पर बहुत ही अग्रेसिव वे में होती है, गुंथर अपने चॉप्स मार रहे थे, जे ऊसो ने हीट पंचेस ड्रॉप किए, जे ऊसो को बैरिकेड पे जाके भी फोड़ के आ जाते हैं गुंथर, टॉप रोप से जाके समोन ड्रॉप मारी, स्पीयर मारा, लेकिन सुपर किक मारी, लेकिन उसके ऊपर किक आउट हो जाता है। और गुंथर ने तो अपने सारे के सारे जो तरकश में तीन है सब लगा दिए,
सबसे पहले ड्रॉप किक और पावर बॉम्ब किया तो उसके ऊपर किक आउट हो गया। उसके बाद गुंथर ने अपना टॉप रोप से जाके स्प्लैश मारा तो उसके ऊपर किक आउट हो गया। अपनी वो तगड़ी वाली जो क्लोज लाइन है वो मारी, उसके ऊपर भी किक आउट हो गया। तो गुंथर को समझ नहीं आ रहा भाई अब मैं करूं क्या। अब जे उसो ने भी स्पीयर मारा, लेकिन वो स्पीयर मारने के चक्कर में रेफरी गिर जाता है और उसके बाद जब वो स्प्लैश मारने के लिए तो रेफरी को काउंट करने में थोड़ा सा देर हो गया, वरना शायद हो सकता था यहाँ पे पिनफॉल हो जाता और जे उसो जीत जाते। लेकिन एंड में क्योंकि पूरे मैच में उन्होंने आर्म को टारगेट बनाया हुआ था तो वो होल्ड में फंसाते हैं और पास आउट कर गए जे उसो। बहुत ज्यादा रश में एंड हुई मंडे नाइट रॉ, क्योंकि शायद एंड में टाइम नहीं बचा था इनके पास और गुंथर ये वाला मैच जीत चुके हैं। तो वहां से अब पॉसिबिलिटी है कि शायद वो जो ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन वाला मैच है वो तो नहीं लग रहा, लेकिन अब अगर वहां से रैंडी ओटन जीत के निकल के आ गए तो भाई फिर गुंथर वर्सेस रैंडी ओटन सऊदी अरेबिया में किंग ऑफ द रिंग के लिए अभी शायद ऐसा लग रहा है कि जो डायरेक्शन है वो यही है। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये कट्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए शो था, तो इस शो में मैं बोल सकता हूं कि कोई बहुत ऐसा धमाका नहीं था जैसे रिसेंट में शोज हो रहे हैं, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट वे में स्टोरी चली है। और जैसे रिसेंट टाइम में विंस मैकमैन ने शोज देखने की आदत डलवाई उस फॉर्मेट के हिसाब से फिर डेफिनेटली नहीं था। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट नहीं है यहाँ से, लेकिन जो प्रोग्रेशन है वो स्टोरी लाइन की ऐसी चली। और इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि अगर ऐसे शोज भी आप देख पा रहे हो तो फिर इसका मतलब आप फिर है वो मतलब थोड़े बड़े वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।